गुड मॉर्निंग। आज हम बीए भाग तृतीय का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में उदारवादी युग है, इस पर परिचर्चा करेंगे। मैंने पिछले व्याख्यान में भी आपको बताया था कि 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जा चुकी थी सर A.O. ह्यूम के द्वारा। हालांकि कांग्रेस के अलावा भी अन्य ऑर्गेनाइजेशंस थी, जैसे बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, पूना सार्वजनिक सभा आदि। लेकिन जैसा कि पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि भारत ने अपनी आवाज इस महान संस्था में पाई, तो अगर हम भारत का स्वतंत्रता संग्राम देखें तो उसमें बेसिकली कांग्रेस का जो था एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। इस स्वतंत्रता संग्राम को हम 3 चरणों में बांट सकते हैं और वो तीनों चरण हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 चरणों के रूप में भी बांट सकते हैं। आज हम जिसकी बात करेंगे वो है पहला चरण, जो कि उदारवादी युग से है। ये उदारवादी युग हम 1885 से 1905 के बीच में मानते हैं। इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मैंने आपको बताया 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो इस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे वो थे A.O. ह्यूम, दादा भाई नारोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, फिरोज शाह मेहता, गोपाल कृष्ण गोखले आदि। इनमें से जो सबसे प्रमुख नेता थे वो थे गोपाल कृष्ण गोखले, और इन गोखले को गांधी जी ने अपना राजनीतिक गुरु तक भी माना है। इस समय कांग्रेस ने, जो उदारवादी युग था कांग्रेस का, उन्होंने कोई क्रांतिकारी नीति नहीं अपनाई। उनका जो एटीट्यूड था ब्रिटिश गवर्नमेंट के प्रति, ब्रिटिश सरकार के प्रति, वो सहयोगात्मक था। उन्हें ब्रिटिश सरकार की न्यायप्रियता पर विश्वास था। उन्होंने तो केवल क्रमिक सुधारों की ही मांग की। वो जो भी मांग करते वो सविनय विनय के द्वारा, प्रार्थना पत्रों के द्वारा, मांग के द्वारा, उन्होंने कोई क्रांतिकारी नीति नहीं अपनाई ब्रिटिश शासन के विरुद्ध। ये जो उदारवादी युग है, ये बेस है हमारे नेशनल मूवमेंट का। इन्होंने एक बेस रखा। इनकी जो प्रमुख नीतियां हैं वो है, उदारवादी राष्ट्रवाद की जो प्रमुख विशेषताएं थी उनमें पहली थी अंग्रेजी शासन को वरदान मानना। ये जो उदारवादी विचारक थे ये अंग्रेजी शासन को भारतीय लोगों के लिए, भारत के लिए अच्छा मानते थे। उनका ये मानना था कि अंग्रेजों ने आने के बाद भारत के अंदर जो सुधार किए वो भारतीय हित में थे। भारत के अंदर लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना, शिक्षा, सांस्कृतिक एवं सामाजिक जो सुधार, उसने भारत का बहुत भला करा। अंग्रेजों ने आकर भारत में राजनीतिक एकता की स्थापना करी। इवन अंग्रेजों ने अपने यहाँ जो ब्रिटेन में जो संसदीय व्यवस्था थी उसको वो अच्छा मानते थे। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने तो अंग्रेजों को हमारा पथ प्रदर्शक माना। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो उदारवादी नेता थे उनका ये मानना था कि अंग्रेजी शासन भारत के हित में है। उन्होंने भारत को आकर एक राजनीतिक सूत्र में बांधा, एक प्रशासनिक एकता में बांधा, और उन्होंने यहाँ जो सुधार किए वो भारतीयों के हित में रहे। दूसरी अगर हम इनकी विशेषता की बात करें उदारवादी नेताओं की, तो वो था उन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियता पर पूर्ण आस्था थी। उनका ये मानना था कि ब्रिटिश सरकार भारतीय समस्याओं को समझती नहीं है। यदि भारतीय समस्याओं को ब्रिटिश सरकार को समझाया जाए तो वह उन समस्याओं को दूर करने का यथासंभव प्रयास करेंगी। उन्हें ब्रिटिश न्यायप्रियता पर पूरी तरह से विश्वास था। उनका ये मानना था कि यदि हम अपनी समस्याएं ब्रिटिश शासन के समक्ष रखेंगे तो वो उन समस्याओं को दूर करने के लिए कोई उपाय करेगी। फिरोज शाह मेहता का मानना था कि अंग्रेज जो है वो न्यायप्रिय हैं। समस्या क्या है कि उन्हें हमें हमारी जो प्रॉब्लम है उन्हें बताना। एक बार उन्हें पता चल जाएगी तो वो उन समस्याओं के निदान के लिए काम करेंगे।
रहीमुत्तल्ला सयानी ने तो यहाँ तक कहा है कि अंग्रेज जाति जो है वो सच्चरित्र एवं सच्ची जाति है। तीसरी, अगर हम इसकी विशेषता की बात करें तो इन्हें पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता पर पूर्ण विश्वास था। उनका ये मानना था कि यदि भारत में भी इस पाश्चात्य शिक्षा और सभ्यता को बढ़ावा दिया जाए तो भारत के अंदर जो समस्याएं हैं, जो भारतीय सामाजिक व्यवस्था के अंदर जो समस्याएं हैं, उन्हें दूर किया जा सकता था। ये जो उदारवादी नेता थे, ये स्वयं पाश्चात्य शिक्षा प्राप्त किए हुए थे और एवं पश्चिमी सभ्यता को अच्छा मानते थे। उनका ये मानना था कि अंग्रेज जो है वह सभ्य जाति है और अंग्रेजी शिक्षा से भारतीयों का उत्थान संभव है। नेक्स्ट है, उदारवादी जो नेता थे वह संवैधानिक एवं क्रमिक सुधारों पर उनका विश्वास था। उदारवादी नेताओं ने कोई भी क्रांतिकारी सुधारों की बात नहीं करी। उनका जो सुधार था वो प्रशासनिक सुधार एवं क्रमिक सुधारों तक ही उन्होंने स्वयं को सीमित रख रखा था। शांति में साधन, भाषण, प्रार्थना पत्र, प्रतिनिधि मंडल एवं समाचार पत्रों के द्वारा ही वह अपनी मांगे रखते थे। उनका कोई ब्रिटिश शासन से पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का भी कोई उद्देश्य नहीं था। उनके जो मांगे थी वो बहुत सीमित थी, वो क्रमिक थी, जैसे प्रशासनिक व्यय में कमी करना, भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व प्राप्त होना, जो आईसीएस की परीक्षा है वो ब्रिटेन और भारत में होना। तो ये जो मांगे थी वह ब्रिटिश शासन के अंदर ही कुछ सुधारों की मांग करते थे, जिससे कि भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व मिल सके। उन्होंने कोई क्रांतिकारी स्वराज सुधारों की बात नहीं की। उन्होंने स्वराज्य या स्वतंत्रता की बात भी नहीं करी। अगली हम इनकी विशेषता की बात करें तो उदारवादी नेता ब्रिटेन के साथ संबंध को बनाए रखने में इच्छुक थे। चूंकि उदारवादी नेता ब्रिटिश शासन को भारत के लिए अच्छा मानते थे, इसीलिए वह चाहते थे कि जो भारतीयों के संबंध है ब्रिटिश शासन के प्रति वो बने रहें। फिरोज शाह मेहता का तो ये भी मानना था कि दोनों देशों के संबंध आने वाली पीढ़ियों के लिए वरदान साबित होंगे। वह कंटिन्यू चाहते थे कि भारत और ब्रिटेन के जो संबंध है वो बने रहें, क्योंकि अगर ये संबंध बने रहेंगे तभी उन्हें भारतीय समस्याओं को पता चलेगा और उस समस्याओं के समाधान के लिए वो कुछ कार्य कर पाएंगे। उदारवादी राष्ट्रवादियों की जो नीति थी वो थी कि वह अनुनय विनय भाषा का प्रयोग करते थे। मैंने आपको पहले भी बोला कि कहीं पर भी उनकी नीति में आक्रोश नहीं था, आक्रमण नहीं था। वह अपनी मांगों को साधारण भाषा में प्रार्थना पत्रों के द्वारा, प्रतिनिधि मंडलों के द्वारा, शिष्ट मंडलों के द्वारा अपनी मांगों को ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखकर एक बहुत पीसफुली, शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात को मंगवाने की बात करते थे। उनकी जो भाषा थी वो बहुत शांतिपूर्ण भाषा का वो प्रयोग करते थे। जो उदारवादी राष्ट्रवाद थे वह जन आंदोलन से दूर थे। ये जितने भी उदारवादी राष्ट्रवादी जो नेता थे ये अंग्रेजी शिक्षा इन्होंने प्राप्त की थी और ये ब्रिटिश सभ्यता एवं संस्कृति से प्रभावित थे। जो भारतीय आम नागरिक था उनकी समस्याओं से इनको कोई अधिक जो था ये सरोकार नहीं था। ये जो था केवल राजनीतिक सुधार की बात कर रहे थे, इसीलिए ये अपने आप को जनता से कनेक्ट नहीं कर पाए। ये एक पॉलिटिकल एलीट बने और इस पॉलिटिकल एलीट ने जो पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स थी भारत की उसे ब्रिटिशर्स के समक्ष रखने की बात करी। जो उदारवादी राष्ट्रवादी थे ये राजनीतिक स्वशासन पर अधिक बल दिया। मैंने आपको कहा कहीं पर भी इन्होंने स्वायत्तता या स्वतंत्रता की बात नहीं की। इन्होंने केवल राजनीतिक स्वशासन की बात की कि भारतीय राजनीति में कुछ सुधारों की आवश्यकता है। जैसे मैंने अभी आपको पहले भी बताया, व्यय में कमी की जाए, भारतीयों को अधिक से अधिक प्रतिनिधित्व दिया जाए,
ये जो सुधारों की बात थी, केवल उन्होंने इन राजनीतिक स्वशासन एवं इस सुधारों पर ही बल दिया। इनकी जो पूरी कार्य पद्धति रही उदारवादी राष्ट्रवादियों की, वह अपनी समस्याओं को अंग्रेजों के समक्ष रखना, वो चाहे प्रार्थना पत्रों के माध्यम से हो, चाहे स्मृति पत्रों के माध्यम से हो, चाहे प्रतिनिधि मंडल के द्वारा हो, चाहे शिष्ट मंडल के द्वारा हो। इसीलिए इनकी कार्य पद्धति को 3 P's के नाम से जाना जाता था, पीस, पिटिशन एंड प्रेयर्स। इन्होंने इसी के माध्यम से अपनी समस्याओं को ब्रिटिश सरकार के सामने रखा और उन समस्याओं के निदान की बात उन्होंने ब्रिटिश सरकार से चाही। अब हम उदारवादी नेताओं की कुछ जो मांगे थी ब्रिटिश शासक से, उस पर हम थोड़ी परिचर्चा करें। उनकी जो प्रमुख मांग थी उसमें वो विधानमंडल का विस्तार चाहते थे। उस विधानमंडल में वह निर्वाचित भारतीयों का प्रतिनिधित्व बढ़ाने की भी बात करते थे। वह औद्योगिक शिक्षा में प्रचार और प्रसार हो, राजकीय सेवाओं में भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो, कृषि सुधार हो, सैनिक स्कूलों की स्थापना की जाए और भारतीयों को उच्च सैनिक शिक्षा दी जाए। भारत परिषद एवं निजी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति हो, ब्रिटिश कॉमन सभा में भारतीयों का प्रतिनिधित्व हो, जो शस्त्र कानून है उसमें संशोधन किया जाए और भारतीयों को भी अस्त्र शस्त्र रखने का अधिकार प्राप्त हो, राजकीय व्यय में कमी की जाए, जो ICS की परीक्षाएं हैं वो ब्रिटेन और भारत में जो है समांतर रूप से साथ साथ हो। ऐसी कुछ जो मांगे थी उन्होंने ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी। अगर आप इनकी ये मांगे देखें तो आपको ये चीज समझ में आएगी कि वो शनै शनै सुधार की बात कर रही हैं। वह राजनीति में, भारतीय राजनीति में भारतीयों को अधिक प्रतिनिधित्व देने की बात कर रहे हैं, उच्च सेवाओं में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं, विधानमंडल में, भारत परिषद में, कॉमन सभा में, उन सब में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की बात कर रहे हैं। तो वह कुछ सीमा तक भारतीयों का भागीदारी जो है पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर, राजनीति के अंदर, उसको बढ़ाने की बात कर रहे हैं। स्वायत्तता या स्वतंत्रता की बात अगर हम कहें तो उदारवादी राष्ट्रीय नेताओं के द्वारा नहीं की गई है। जहां तक हम इन उदारवादी राष्ट्रवादी नेताओं का मूल्यांकन करें तो ये जो उदारवादी युग था कांग्रेस का, ये बेसिकली जन आंदोलन नहीं था, ये जनता का प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। ये तो एक पॉलिटिकल एलीट थी, एक पढ़ी लिखी क्लास थी, वह उन्हीं का ही प्रतिनिधित्व करते थे। यह जन आंदोलन से दूर था। इनका जो सबसे बड़ा आलोचना जो की जाती है कि इनके जो तरीके थे 3 P's, उन्हें राजनीतिक भिक्षावृत्ति माना जाता है। यहां तक कि तिलक ने भी इनकी ये जो 3 P's के तरीके थे उसे भिक्षावृत्ति माना। उन्होंने भी ये कहा कि ये हमारे अधिकार हैं, हम इनके लिए अंग्रेजों से भिक्षा क्यों मांगे, इन्हें तो हमें मिलना ही चाहिए। ये जो राष्ट्रवादी उदारवादी जो नेता थे, यह जो थे अंग्रेजी शिक्षा एवं सभ्यता को अच्छा मानते थे, तो कहीं ना कहीं ये भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को भी उतना अच्छा नहीं मानते थे। इन्होंने केवल जो है मात्र राजनीतिक सुधारों की बात की, वह भी क्रमिक सुधार जो कि धीरे धीरे हमें अंग्रेजों के अधीन रहकर प्राप्त किए जा सकते हैं। इन्होंने कहीं पर भी औपनिवेशिक जो स्वराज्य था, जो औपनिवेशिक जो सरकार थी, उसके अंतर्गत स्वराज्य या स्वतंत्रता की बात नहीं की। हम जो है राष्ट्रवादी नेताओं की, उदारवादी जो नेता हैं उनकी कुछ आलोचना कर रहे हैं, लेकिन उनका जो महत्व था भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में, जो उनकी देन है, उसको नकारा नहीं जा सकता। क्योंकि उन्होंने जिन परिस्थितियों में आंदोलन करा, वह परिस्थितियों को देखते हुए उनका जो आंदोलन था और उनका जो आंदोलन का तरीका था, जो उन्होंने पीसफुल आंदोलन की बात की, वह तत्कालीन परिस्थितियों के अनुरूप ही थी। यदि उस समय
उनका आंदोलन उग्र होता तो हो सकता था अंग्रेजों द्वारा उस आंदोलन को दबा दिया जाता, क्योंकि उस समय वो भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व भी नहीं करते थे, तो उस आंदोलन को दबाना बहुत आसान था। उन्होंने तो एक बेस बनाया हमारे फ्रीडम स्ट्रगल का, तो उनका जो महत्व है उसको हम नकार नहीं सकते। उनके हम महत्व की बात करें तो जो सबसे महत्वपूर्ण उनका जो महत्व रहा, उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जागृत करा। देखिए 1885 में जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई तो राष्ट्रीय चेतना का पूरी तरह से अभाव था। ये जो राष्ट्रीयता की भावना थी, ये एक मध्यम वर्ग या एक जो हम कहते हैं वर्ग विशेष तक ही सीमित थी। आम जनता तक राष्ट्रीयता की भावना से कोई लेना देना नहीं था। लेकिन इन उदारवादी नेताओं ने समाचार पत्रों के माध्यम से, लेख के माध्यम से, आवेदनों के माध्यम से जो है राष्ट्रीय चेतना की भावना जनमानस में जागृत की। जो राष्ट्रीयता की भावना थी जो अभी तक जनता में नहीं थी, यह उस राष्ट्रीयता की भावना को जनता के अंदर लाई और उन्हें उनके राजनीतिक अधिकारों के प्रति जो है उन्होंने जागृत करा। उन्होंने ये चीज बताई कि जो राजनीतिक अधिकार ब्रिटेन में जनता के पास है, उसी तरह के राजनीतिक अधिकार भारतीय जनता के पास भी होने चाहिए। तो जनमानस में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करना इनकी एक बहुत महत्वपूर्ण जो है देन था। फिर उन्होंने भारतीयों को एक सूत्र में बांधा। उन्होंने भारतीय राजनीति को एक समझा। उन्होंने भारतीय जागरण, राजनीतिक शिक्षा और भारतीयों को एकता प्रदान करने का महत्वपूर्ण कार्य करा। ये जो एलीट क्लास थी, ये अंग्रेजी भाषा बोलती थी। चूंकि भारत में के अलग अलग प्रांतों में अलग अलग भाषाएं बोली जाती थी, तो कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम थी। पर अंग्रेजी भाषा के माध्यम से ये एक दूसरे से इजीली कम्युनिकेट करने लगे। धीरे धीरे अंग्रेजी भाषा के साथ इन्होंने स्थानीय भाषा पर भी जो है इन्होंने स्थानीय भाषा पर भी बल दिया और भारतीयों को एक सूत्र में बांधा। ये बताया कि भारत जो है वो भारतीयों के लिए है और भारत में भारतीयों की अधिक से अधिक भागीदारी भारतीय व्यवस्था में होनी चाहिए। उन्होंने अंग्रेजी शासन के जो दोष थे वह जनता के समक्ष उजागर किए। हालांकि वो जो स्वयं जो थे अंग्रेजी शासक को वो अच्छा मानते थे, अंग्रेजी शासन को भारत के लिए वरदान मानते थे, लेकिन जब उन्होंने अपनी मांगे अंग्रेजों के समक्ष रखी और अंग्रेज सरकार ने उन समस्याओं का कोई समाधान नहीं किया, तो जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के जो दोष थे वह जनता के समक्ष आए। उन्होंने ये दोष भी रखे कि किस तरह से जो है अंग्रेज भारतीयों का शोषण करते हैं। दादा भाई नारोजी ने ये बताया कि किस तरह से जो है अंग्रेज भारतीयों का आर्थिक शोषण कर रहे हैं। तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के जो दोष थे, जो भेदभाव अंग्रेज भारतीयों के प्रति करते थे, वह उन्होंने जनता के समक्ष उजागर किए। जो मैंने कहा जो सबसे इम्पोर्टेंट योगदान जो था उदारवादी राष्ट्रवादियों का, वह था उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन की नींव रखी। मैंने अभी बताया कि जिस समय उदारवादी राष्ट्रवादी नेताओं द्वारा आंदोलन किया गया या शुरुआत की गई 1885 में, तब भारत में राष्ट्रीय चेतना का अभाव था। उन्होंने जो है क्रमिक सुधारों के द्वारा, सविनय अनुव्यय भाषा के द्वारा उन्होंने अपनी मांगे ब्रिटिश सरकार के समक्ष रखी। इसका परिणाम क्या हुआ? ब्रिटिश शासन को भी उनके प्रति सहानुभूति हुई। ब्रिटिश जो बुद्धिजीवी वर्ग थी वह भी उन उदारवादी नेताओं के प्रति सहानुभूति रखते थे। तो उन्होंने कहीं पर भी कांग्रेस को, और जो उदारवादी युग रहा कांग्रेस का, उसको दबाया नहीं, उसे क्रश नहीं करा, उन्होंने उसको पनपने दिया। तो एक नींव तैयार करी। इस नींव के ही ऊपर अब हम जब बात करेंगे आगे, तो जो उग्रवादी जो आंदोलन हुआ या उसके बाद जो पूरा गांधीयन एरा हुआ, ये उसी नींव पर हुआ। तो जो राष्ट्रीय आंदोलन के जो बीज थे वह इन उदारवादी नेताओं द्वारा बोए गए, जिसमें कि आगे जो है वो पूरा भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का पेड़ और फूल जो थे उनके पुष्प प्रज्वलित हुए। मतलब आगे उनके जो
पेड़ था वो फला फूला। यह उदारवादी नेताओं का ही परिणाम था कि 1892 के अंदर जो सुधार लाए ब्रिटिश सरकार, यह उन्हीं के ही जो है उदारवादी नेताओं के ही दबाव, या हम कहें कि उन्होंने ही जो प्रेशर डाला ब्रिटिशर्स पर, उन्होंने जो मांगे रखी, यह उसी का ही परिणाम था। हम चाहे कितनी भी आलोचना करें उदारवादी नेताओं की कार्य पद्धति की या किसकी, लेकिन मैंने अभी आपसे कहा यह इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की नींव रखी। ठीक है, सीतारामैया ने तो यहाँ तक कहा कि उनकी उपहास उड़ाना आसान है, लेकिन जिस समय उन्होंने उसकी नींव रखी उस समय जो है ऐसा कोई आंदोलन करना आवश्यक था। और जब हम आधुनिक इमारत की बात करते हैं तो आधुनिक इमारत की जो नींव है वह नीची होनी चाहिए, और उन्होंने इस आधुनिक इमारत की नींव रखी। उन्होंने राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए सीढ़ी दर सीढ़ी, वो राजनीतिक लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वह सीढ़ी दर सीढ़ी का उन्होंने प्रयोग करा, और एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी चली। विपिन चंद्र ने तो यहाँ तक कहा, इन्होंने तमाम कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए संघर्ष करा। एक ऐसे समय में जब राजनीतिक संघर्ष चलाना, समाज के बड़े तबके में राजनीतिक चेतना को उत्पन्न करना जो एक मुश्किल काम था, उन्होंने इस मुश्किल काम को अपनाया और उन्होंने भारतीय राजनीति को एक नया मोड़ और नया आयाम दिया। यह उदारवादी नेताओं का ही जो है मतलब उन्हीं के ही कार्यों का परिणाम था कि इस उदारवाद के ऊपर ही उग्रवादी जो आंदोलन चला और उसके बाद गांधीयन एरा चला। तो उन्होंने कंप्लीट बेस बनाया इंडियन नेशनल मूवमेंट के लिए। इस बेस को नकारा नहीं जा सकता। थैंक यू। मेरे जहाँ तक मैं समझती हूँ आज का व्याख्यान आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।